और लोगों ने महसूस किया कि विकास की बात तो हो रही है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, हैं? चंद्रमा की बात भी हो रही है और उससे ऊपर भी कोई आसमां है तो उसकी भी बात हो रही है, लेकिन धरती पर मेरे घर गांव आंगन की बात तो हो ही नहीं रही। हमारा घोषणा पत्र शायद इतनी चर्चा का विषय नहीं होता। हमने यूँ बहुत अच्छा घोषणा पत्र बनाया जो 5 न्याय प्रतिपादित किए और 25 गारंटियां दी और आम लोगों के जीवन को छूने वाली थी, मगर शायद उतनी चर्चा में नहीं आता जितना प्रधानमंत्री जी ने उसको चर्चा में ला दिया। शुरुआत भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष करता है क्या है, टुकड़ा टुकड़ा गैंग। एक जेएनयू के से पढ़ा हुआ विद्यार्थी और आप उसको जो है एक टुकड़ा टुकड़ा गैंग कह करके क्या शो करना चाहते हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं किसले और आज हमारे साथ है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री हरीश रावत। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करने का मौका मिला। सब बहुत ठीक हूँ। चुनाव की गर्मी से निकल करके दिल्ली की गर्मी में आए हैं। अभी चुनाव का बहुत बड़ा हिस्सा बाकी है, तो उस गर्मी से दो चार होने के लिए आए हैं। लोकसभा चुनाव जो है ये अपने 6वें चरण में पहुंच चुका है। अभी तक जो है आपका आकलन क्या कहता है, आप इसे कैसे देखते हैं? हमें एक आश्चर्य हुआ जब पहले चरण का मतदान हुआ, उसमें लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक लंबे अंतराल के बाद, लगभग 10 साल के बाद, भारत के मतदाता ने किसी और की तरफ देख करके या कोई किसी को दिखा रहा है तो उसकी तरफ देख करके वोट नहीं किया, बल्कि उन्होंने वोट अपने को देखा, अपनी समस्याओं को देखा। लोगों ने अपने घर और रसोई की महंगाई को देखा, अपने जीवन के ऊपर पड़ रहे असर को देखा। लोगों ने अपने घर के अंदर जो बेरोजगार बच्चा है, लड़का लड़की है, उसके चेहरे की झुर्रियों को, उसके आंसुओं को देखा। लोगों ने अपने चारों तरफ फैले हुए बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को देखा। गरीबी और अमीरी के बीच का जो अंतर, खाई बढ़ती जा रही है, प्रबुद्ध लोगों ने उसको महसूस किया। और लोगों ने महसूस किया कि विकास की बात तो हो रही है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, चंद्रमा की बात भी हो रही है और उससे ऊपर भी कोई आसमां है तो उसकी भी बात हो रही है, लेकिन धरती पर मेरे घर गांव आंगन की बात तो हो ही नहीं रही। मुझको बिजली की कीमत ज़्यादा अदा करनी पड़ी है और बिजली मुझको मिल नहीं पा रही है। कुछ प्रधानमंत्री जी का भी इसमें योगदान रहा, जैसे हमारा घोषणा पत्र शायद इतनी चर्चा का विषय नहीं होता। हमने यूँ बहुत अच्छा घोषणा पत्र बनाया जो 5 न्याय प्रतिपादित किए और 25 गारंटियां दी और आम लोगों के जीवन को छूने वाली थी, मगर शायद उतनी चर्चा में नहीं आता जितना प्रधानमंत्री जी ने उसको चर्चा में ला दिया। उन्होंने कह दिया तो ये तो मुस्लिम लीग का है, कभी कह दिया तो कम्युनिस्टों का है, ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग का वो है। तो लोगों ने कहा आखिर देखो तो सही इस मैनिफेस्टो में क्या है। तो जब लोगों को लगा यार ऐसा तो कुछ नहीं है इसमें, ये कहाँ से निकाल करके ले आए हैं प्रधानमंत्री जी, तो उससे हमारे मैनिफेस्टो के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा, वो चर्चा में आया और उनके प्रति अविश्वास बढ़ा। फिर एक के बाद एक घटनाएं होती गई। कभी जब उन्होंने शाहजादे कहा तो हमको उत्तर देने का मौका मिल गया, कहने का मौका मिल गया, भाई ये तो ऐसे शाहजादे हैं जो 4000 किलोमीटर पैदल चले और आम आदमियों से संवाद किया और आम आदमियों की तरीके से ठंड और उसकी परवाह किए बिना एक शर्ट और एक पैंट में इतनी यात्रा नापी। और हजूर आप तो इतने बड़े महंगे जहाज़ में सफ़र करते हैं और आपके कपड़ों की सलवटें नहीं टूटती हैं, कहीं धूल का एक कण नहीं दिखाई देता है, तो आप, यदि हम ये साहबजादे हैं, पैदल चलने वाले साहबजादे हैं, लेकिन आप तो महाराजे हैं। देश ने परिवर्तन को स्वीकार कर लिया। भाजपा कहती है सर कि 400 पार, और वो 400 पार का दावा इसलिए भी कर रही है क्योंकि वो 400 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव के अगर इतिहासों को हम देखें तो कांग्रेस पार्टी जो है अब तक के इतिहास में सबसे कम सीट पर चुनाव लड़ रही है। 300 के आसपास उनकी सीटें हैं।
तो ये कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल है, आप कहें? 360 के आसपास सीटें सब शायद कुल मिला के होंगी, 10-5 ऊपर नीचे हो सकती है। देखिए, कहाँ 400 पार आप भी लड़ते थे, 425, 430, अब 360 पे आप सब चुनाव लड़ ठीक रहे हैं, है। तो डाउनफॉल कह सकते हैं? इस समय एक मतदाता का हिस्सा जो हमारे साथ खड़ा था या जो सत्ता के विरोध में खड़ा था, उसके मन में विश्वास पैदा करना था। उसको अकेले कांग्रेस पे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी माइटी फोर्स से ये लड़ पाएंगे, इतनी बड़ी ताकत से, शक्ति से। और मोदी जी का व्यक्तित्व लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष तक पहुंचा रहे थे, तो लोगों को लगा कैसे लड़ पाएगी। तो ये जो भाव था लोगों के मन में, तो हमारे लिए आवश्यक था कि हम उनसे कहें कि नहीं, देयर इज़ ए फॉर्मिडेबल ब्लॉक जो उनके विरोध में खड़ा है। तो जो आज हमारे साथ जितनी पार्टियां हैं, हम सब मिला करके 67% के लगभग वोट उनको पड़ा है 2019 के चुनाव के अंदर। तो इससे हमको एक संदेश देने में सफलता मिल गई, जो परिवर्तन के लिए या हमको वोट देना चाह रहे थे या भाजपा के खिलाफ वोट देना चाह रहे थे, उनको ये बताने के लिए कि नहीं लोग यार, हम गंभीर हैं, हम परिवर्तन ला सकते हैं, हम में क्षमता है। तो इसलिए हमने ये स्थिति स्वीकार की। और फिर इससे ज़्यादा संविधान, देश की परंपराएं, स्वतंत्रता के, आज़ादी के मूल्य और मान्यताएं, गांधी, नेहरू, अंबेडकर सबके द्वारा प्रतिपादित चीज़ें, सारी चीज़ें खतरे में दिखाई दे रही थी। तो आखिर जब स्टेक इतना बड़ा हो, तो उस स्टेक के लिए कुछ तो कीमत हमको देनी पड़ेगी। तो हमने अपने 150 सीटें कम करके, कम लड़ करके हमने एक बड़ा संदेश दिया। और उस संदेश का परिणाम है, मैं अपनी लीडरशिप की बुद्धिमत्ता को सैल्यूट करना चाहूँगा कि उसका परिणाम है कि आज लोग उम्मीद कर रहे हैं कि परिवर्तन आ गया है। बल्कि कुछ कह रहे हैं आ रहा है, कुछ कह रहे हैं आ गया है। सबको साथ लेकर आप आ गए। हालांकि अभी कई लोग पीछे छूट गए, मायावती पीछे छूट गई, ममता बनर्जी भी गठबंधन में नहीं है। लेकिन कहीं आपको लगता नहीं सर कि जो क्षेत्रीय दल है वो कांग्रेस पार्टी पर हावी हैं? सीट बंटवारे को लेकर अपनी अपनी मनमानी सबने चलाई और आपने कहा कि हाँ ठीक है, जिसको लेना है जितना ले लो। एक स्वाभाविक बात है कि वो हमारी कीमत पर ग्रो किए थे अधिकांश लोग, और उनका हमसे राज्यों में मुकाबला था। तो ऐसे में कुछ खट्टर पट्टर तो होनी थी और कुछ बातें तो होंगी। तो ममता जी का न लड़ना भी फायदेमंद हुआ, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी वोट था वो बटा है। तो उसमें ममता जी जीते, जितनी ले जाएं वो है, और जितना हम ले जाएं, हमारा अलायंस ले जाए, अनंतो गत्वा खड़ा तो एक ही जगह होना है। और वो ममता जी ने कह दिया ना कि उसके बाद जो है हम सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कह दिया मैं गठबंधन के साथ हूँ, ममता जी ने कह दिया। ये इस बात का रियलाइजेशन है उनका भी कि गठबंधन की सरकार बन सकती है। तो कोई उससे बाहर निकलने की सोच नहीं रहा है। सर, मेरा नाम वंशिका सिंह है और मेरा सवाल ये है कि हरिद्वार सीट से आपके पुत्र वीरेंद्र सिंह रावत मैदान में हैं, तो अगर कांग्रेस की जीत पक्की हुई तो क्या क्या बदलाव आएंगे हरिद्वार में? देखिए, हरिद्वार में बहुत सारे बदलाव आएंगे। पिछले 7 साल से हरिद्वार के अंदर कोई डेवलपमेंट का काम हुआ ही नहीं। जो सड़कें 7.5 साल पहले अच्छी बनी थी, वो गड्ढा बन गई हैं, जो है बुरी हालत में हो गई हैं। यहाँ तक कि नदियों में हमने गंगा के किनारे, शौलानी के, रतमऊ के, दूसरी नदियों में जो बंदे बनाए थे उनकी बाढ़ को रोकने के लिए, उनमें जो है कुछ जगह टूट आ गई। समय के साथ आती है टूट, और ये वो टूट की मरम्मत नहीं कर पाए, उस टूट की मरम्मत नहीं कर पाए। और लोगों को ये लगता है कि हमारे जो सवाल हैं, बिजली, पानी, इसका सब बड़ा सवाल है वहाँ, उन सवालों को हल ये कर नहीं पाए। बिजली के दाम बढ़ते गए हैं, लेकिन बिजली लोगों को मिल नहीं पा रही है। लोग वहाँ बड़ी किसान लोग हैं, किसान ये महसूस कर रहा है कि बीज नहीं मिल रहा है, अच्छा खाद नहीं मिल रही समय पे, जो है खाद का बड़ा अभाव है वहाँ, जो है पेस्टिसाइड, नकली पेस्टिसाइड, नकली खाद मिल रही है। तो लोग परेशान हैं। तो वहाँ इन चीज़ों को बदलाव लाने वाला व्यक्तित्व चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि वीरेंद्र इस मामले में निराश नहीं करेंगे। कुछ हमारा लगाव रहा है, मेरा
हरिद्वार के साथ लगभग 24-25 साल का जुड़ाव है। तो और बेटा तो बेटा ही है, और वो भी 25 साल से कांग्रेस के वर्कर हैं और पिछले 15 साल से हरिद्वार में काम कर रहे हैं। तो मैं तो यही प्रार्थना ही कर सकता हूँ, गंगा माँ वीरेंद्र जो है मुझको भी निराश न करे और हरिद्वार के लोगों को भी निराश न करे। लेकिन एक बेटी पहले से आपकी विधायक हैं, अब बेटा जो है वो संसद का चुनाव लड़ रहा है, तो परिवारवाद के आरोप भी आप पर लग रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हरिद्वार ही हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुम्बकम सनातन धर्म की सबसे बड़ी बात है। अब तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहना शुरू कर दिया कि आप ही सब मेरे परिवार हैं। तो ये परिवारवाद कहाँ से? परिवारवाद तो तब है जब आप अचानक, जैसे जय शाह जी, क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं था, आपने गांगुली जैसे क्रिकेटर को हटा करके जय शाह जी को ले आए, तो ये परिवारवाद है। इसलिए उनको लाना संभव हो पाया क्योंकि वो अमित शाह जी के, माननीय अमित शाह जी के बेटे थे। वैसे ही राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह जी के थी और जगह काम करते थे, पिताजी एमपी हुए तो आगे चल करके जो है, तो इसलिए अब वीरेंद्र रावत 15 साल से हरिद्वार के अंदर मेरे साथ कंधा से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं, लोगों के दुख सुख में सम्मिलित हैं। तो ये कहीं से कहाँ से परिवारवाद आ जाता है? मेरी बेटी ने हर स्तर का पर काम किया, ज़मीन से जुड़ करके काम किया। तो मैं ये समझता हूँ ये परिवारवाद नहीं है, ये तो सेवावाद का कंटिन्यूएशन है। आप अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। और आज राजनीति सत्यता ये है कि आप जब तक परिवार आपके साथ ना हो और आप एक्टिव सपोर्ट आपके परिवार के मेंबर्स का ना हो, तो आप अपना तारतम्य लोगों के साथ नहीं रख सकते हैं। यदि उनके सपोर्ट को आप कायम रखना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आप नामकरण में भी जाइए, आप और दूसरे दुखद संस्कारों में भी जाइए, आप शादी ब्याह में भी जाइए, आप जो है गृह प्रवेश में भी जाइए, आप दुख सुख में भी शामिल होइए, संघर्ष में भी शामिल होइए। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ज़रा सा परिवार और लंबा हो तो लोगों की शायद ज़्यादा बेहतर सेवा कर सकें। सर, अगर चुनावी माहौल से हट के थोड़ा सा बात करें तो आपके ही राज्य से एक लोक गायिका हैं कमला देवी, जिन्होंने अभी नेहा कक्कड़ जो कि एक फेमस सिंगर हैं उनके साथ एक पहाड़ी गाना गाया है सोन चढ़ी। लेकिन वो जिस जिले से हैं, बागेश्वर जिला, वहाँ की हालत ख़राब है, रोड्स टूटी फूटी हैं और बहुत वहाँ पे प्रॉब्लम से लोग जो गरीब है वहाँ से बहुत वहाँ की रोडों से सामना कर रहे हैं, टूटी रोड्स। तो कुछ आगे का कोई रोड मैप प्लान रहेगा? हाँ, असल में देखिए ये जो संगीत है और जो इस तरीके के कलाएं हैं, ये हमेशा जो है विषमताओं से, कठिनाइयों से जूझ करके निकलती है। मैं ऐसे बहुत सारे अपने गायिकाओं को जानता हूँ या गायकों को जानता हूँ जो इन अभावों से निकले और निकल करके उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो है हमारी भाषा, बोली, संस्कृति को स्थापित करने का काम किया है। और ये हमारा दायित्व है कि हम उन एरियाज़ के प्रति देखें, वहाँ विकास का काम करें। कबूतरी देवी जी हमारी पहली लोक गायिका थी और मैं उनके गांव भी गया था, उनके घर भी गया था और मुझे बेहद खुशी है कि उनके गांव तक पहुंचने के लिए मैं 32 किलोमीटर सड़क बनवा पाया। तो उस समय लोग कहते थे फिजूल खर्ची हो गई है, लेकिन आज मुझे गर्व है इस बात का कि कबूतरी देवी के लिए वो हमारे राज्य की तरफ से और देश की तरफ से बड़ी श्रद्धांजलि थी, क्योंकि वो एक अद्भुत गायिका थी, लोक गायिका थी। तो वैसे ही कमला देवी जी का है, वो उभर करके एक पटल पर आई हैं और हमारे नाम को आगे बढ़ाने का काम किया है। सर, आपका एक बयान कुछ दिन पहले आया था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सुस्त हो गई है, सहयोगी दल जो है वो उत्साह बढ़ा रहे हैं। इस पर खूब बवाल मचा था कि आपने कांग्रेस को सुस्त कह दिया, ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया। अभी भी आपको लगता है? मैंने ऐसा था कि एक इनके लोकल पार्टनर्स की मीटिंग थी, तो उसमें वो पहले आ गए थे, हम जरा सा देर में आए, तो मैंने कहा गवाह चुस्त मुद्दई सुस्त है। मैंने कहा भाई कुछ हम लोग जो है समय के साथ सुस्त पड़ गए हैं और हमारे दोस्त लोग चुस्त हैं, तो हमने कहा बदलाव लाएंगे। तो किसी ने उस पर मुझसे पूछ लिया, तो मैंने कहा हाँ, एक बात है कि हमारा नेतृत्व जो है सजग है,
सचेत है, संघर्षशील है, लेकिन उसके साथ कदम ताल मिला करके जो हमको चलना चाहिए हम लोग नहीं चल पा रहे हैं। और मैंने कहा हमको चलना चाहिए। यदि हम परिवर्तन लाना चाहते हैं तो फिर अकेले खरगे साहब और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी से काम नहीं चलेगा, या सोनिया जी से जो है। हमको उनके साथ सबको जितनी क्षमता है उस क्षमता के साथ इस रण में उतरना पड़ेगा। तो मैंने फिर अन्यथा एक सामान्य सी टिप्पणी थी, ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस सुस्त पड़ गई। और मैं समझता हूँ कि शुरुआत में कह दिया तो जिनको ज़रा सा बुरा लगा होगा तो उन्होंने कुछ चुस्ती दिखानी शुरू कर दी होगी। उनसे मैं अब ये छठे चरण के वोट हो रहे हैं तो उनसे क्षमा चाह लेता हूँ। फायदा ही हुआ पार्टी को कि भाई जो थोड़े सच में सुस्त थे वो तो अब चुस्त हो गए। हाँ, लोगों ने मुझको भी नज़दीक से बड़े गौर से देखा होगा। जब उनको लगा होगा कि ये 12 घंटे 13 घंटे काम कर रहा है तो लोगों को लगा होगा यार जब ये 76 साल में इतना चुस्ती दिखा रहा है तो कुछ हमको भी दिखानी पड़ेगी, तो कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा। सर, उत्तराखंड जो है अपनी खूबसूरती के लिए बहुत फेमस है और देश भर से टूरिस्ट आते हैं वहाँ घूमने के लिए, लेकिन जब वो घूम कर आते हैं तो उनकी एक ही शिकायत रहती है कि गंदगी बहुत है और जो रोड्स हैं उस पर हमें ट्रैवल करना हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क है। तो क्या है इस पर आप? देखिए, रोड्स को हम सने इम्प्रूव कर रहे हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम यूपी में थे तो बहुत लो था रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। उसको जब हमारी पहली गवर्नमेंट इलेक्टेड बनी हमने उसको सुधारा। उसके बाद हमने भी उस पर बड़ा फोकस किया और इस समय भी रोड पर हमारा फोकस है, उसको हम निरंतर सुधार रहे हैं। गंदगी ज़रूर एक ऐसा एस्पेक्ट है, उसमें दो तरफा ताली बजनी चाहिए। हम पर्यटक लोगों से भी प्रार्थना करना चाहेंगे कि प्लास्टिक कम से कम ले जाइए। ये जो है उसके थैले, बिस्कुट, वो चिप्स के थैले इत्यादि जो है कम ले जाइए, और ले जा रहे हैं तो उनको वापस ले आइए जो है। क्योंकि देखिए, बिखरा हुआ दूर दराज के क्षेत्र हैं और उनमें जो है सरकारी तौर पर, सरकार किसी की भी हो, ये सफाई को मैनेज करना बड़ा कठिन काम होता है। तो उसमें सभी का सहयोग चाहिए। लेकिन हम इस तरफ राज्य का फोकस है और हम ये बात जानते हैं कि पर्यावरण के प्रति हमारे क्षेत्र को ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ राष्ट्रीय दायित्व भी है पर्यावरण को बनाए रखना हमारे लिए, और साथ साथ पहाड़ों का सौंदर्य निखरता रहेगा तो प्रशंसक और ज़्यादा आते रहेंगे। राहुल गांधी का सर सालों पुराना एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस जो है पार्टी वो मुसलमानों को आरक्षण देगी। ये वीडियो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी शेयर किया है। मोदी जी बड़ा रिसर्च कर रहे हैं आजकल जो है राहुल गांधी जी पर। अरे कुछ रिसर्च इस देश के लोगों की बदलती हुई मानसिकता पर कर लेते तो उनके काम आता। टुकड़े टुकड़ों में चीज़ों को कहाँ से कहाँ जोड़ जाड़ करके पेश कर दे रहे हैं। कट एंड पेस्ट एक्सपर्ट हैं उनके पास। सारा उनका जो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है वो इनके एक्सपर्टों से भरा हुआ है। मैं तो उसका खुद बड़ा भुक्तभोगी हूँ। 2022 के अंदर प्रधानमंत्री जी से भी और सारे मंत्रीगण, मुख्यमंत्रियों से बयान दिलवा दिया कि हरीश रावत का एक अखबार, पता नहीं वो अखबार कहाँ प्रिंट हुआ, मैंने कोई प्रिंट लाइन नहीं, कुछ नहीं अखबार की, वो छपाया इनके सोशल मीडिया में वो चला, जिसमें हरीश रावत नाम के एक व्यक्ति को ये कहते हुए दिखाया गया या लिखा गया कि हम सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। और सारा नैरेटिव बदल दिया इस झूठ को। और प्रधानमंत्री जी ने इसको अपने 5 मीटिंगों में दोहराया कि मैं तो तुमको मुफ्त का अनाज दे रहा हूँ, हरीश रावत आएगा तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएगा। मैं 10 लाख रुपया इनाम निर्धारित कर चुका हूँ कि भाई वो अखबार का कहाँ छपा है, मुझको उसका पता वता बता दो, या वो अखबार ला करके दिखा दो, या मीडिया की वो बाइट ला करके दिखा दो जिसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही हो। तो ये तो झूठ को सच बनाने में माहिर माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए ये शब्द कहते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है। लेकिन ये एक्सपर्टाइज जो है भाजपा में नीचे से लेकर के ऊपर तक है। सैम पित्रोदा के बयान पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि पार्टी ने उन्हें रास्ता दिखा दिया है कि आप थोड़ी देर बाहर रहिए, उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, सैम पित्रोदा जी का बयान जो है एक इंटेलेक्चुअल है। आपने एक आइडिया, उन्होंने कहा रिसोर्सेज के विषय में एक आइडिया दिया,
लोग एक्सप्लोर करते हैं इस तरीके के आइडियाज़ को जो है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं। कांग्रेस का आइडिया तो वो है जो मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का आइडिया वो है जो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहेंगे। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो हम जो अभी तक 5 किलो राशन मुफ्त मिल रहा, हम 10 किलो राशन देंगे। ये कांग्रेस की कोई सैम पित्रोदा क्या कहते हैं, कोई और क्या कहता है, ये माने नहीं रखता है। तो इस समय लेकिन जनता ने भी उसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा ये कांग्रेस का व्यू है नहीं। फिर लोगों को लगा कि वैचारिक रूप से चुनाव के बीच में एक बहस के लिए कोई आदमी कुछ कह दे रहा है तो उससे थोड़ी नैरेटिव सोच बदली जाती है। और फिर इस देश के अंदर यदि बंटना भी है तो अडानी जी का माल बटेगा ना, अंबानी जी का बटेगा, और बड़े बड़े लोगों का बटेगा। 20-22 परिवार जो अरबों खरबों बनाए हैं उनका बटेगा। आपको हमको क्या फर्क पड़ना है? बल्कि यदि बटेगा तो उस कुछ हिस्सा आपको हमारे तक पहुंच ही जाएगा ना। देश के 90% लोगों तक तो मिलेगा। ये तो देश के 10% लोग हैं जिनके पास सारी पूंजी है, उनको चिंता करनी चाहिए। हमको आपको क्या चिंता करनी है? इसलिए सैम के बयान को लोगों ने एक नेचुरल वे में लिया, एक साधारण वे में लिया, एक इंटेलेक्चुअल के बयान के रूप में लिया। सर, लिकर बैन के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि उत्तराखंड में लिकर बैन, शराबबंदी, क्योंकि उत्तराखंड में जब टूरिस्ट जाते हैं वहां पे तो एक तरफ पूजा पाठ चल रहा होता है, दूसरी तरफ पहाड़ों पर आजकल के युवा बहुत शराब पीते हैं, जिसको लेकर भी एक गंदगी का एक कारण है। तो लिकर बैन के बारे में कुछ क्या कहना चाहिए? देखिए, यूँ तो आजकल ये सभी जगह लेकर गांव और बहुत और दूसरा नशा भी गांव पहुंच रहा है। बल्कि मेरी चिंता इस बात की है कि उत्तराखंड में दूर दराज तक शराब भी पहुंच रही है और जो है दूर दूर तक दूसरा नशा भी पहुंच रहा है। वो मेरी पीढ़ियां आगे की खराब हो रही हैं। हम तो जाती भी पीढ़ी हैं, लेकिन आगे की पीढ़ियों के लिए हमको गहरी चिंता है। मैं जानता हूँ शराब बंदी नहीं की जा सकती है, उसके लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन स्लोली आप उसके कंजम्पशन को घटा सकते हैं, जो हमने किया था। जब मैं मुख्यमंत्री था तो मैंने हर साल इनसे कहा कि 1-2% दुकानें बंद करो, ग्रामीण क्षेत्रों की बंद करते जाओ जो है। और आज ये प्रोत्साहन कर रहे हैं। अब ये पहली बार है कि आपको यदि शराब का लाइसेंस मिल गया है, दुकान का लाइसेंस मिल गया है, आपको ऑथराइज कर दिया, आप सब लाइसेंस ही दे दें। आज की सरकार ने शराब ज़्यादा बिके उसके लिए वेंडरशिप को वो दे दी, वैधानिकता दे दी। उन्होंने कहा कि 10 बोतल तक आप लेकर के जाएंगे तो आपका चालान नहीं होगा, आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा। तो ये चिंता का विषय है। आपने दोनों हिसाब से, जो पर्यावरणीय हिसाब से भी और आगे इसके जो फॉल आउट हैं, नशा किसी राज्य का कि वो नहीं बनना चाहिए। तो उसके लिए मैं दुखी हूँ। आई एडमायर योर क्वेश्चन। अगर सर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है केंद्र में, तो आपके हिसाब से प्रधानमंत्री कौन होगा? चूँकि आपके 2 बड़े नेता भूपेश बघेल और दिग्विजय सिंह कह चुके हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? आपके हिसाब से आपकी पसंद बताइए। आप कहते हैं तो आपके मुंह में घी शक्कर, लेकिन मैं ये कहूँगा जो खड़गे साहब ने कहा कि चुनाव के बाद इस प्रश्न पर विचार करेंगे, सब बैठेंगे विचार करेंगे। ये आज प्रश्न नहीं है। आज प्रश्न ये है कि हमको मेजॉरिटी लानी है। हम कोई 400 के पार वाली बात नहीं करते हैं। हम तो 300 के आसपास चाहते हैं, ताकि जो है एक अच्छी गठबंधन की सरकार हम देश को दे सके। तो हमारा पहला फोकस अभी भी, जब तक आखिरी वोट नहीं बढ़ जाता है, इस बात पर होगा। जब वोट पड़ेगा तो उसके बाद हमारे सब सियाने लोग बैठेंगे, लीडर बैठेंगे, जिन लोगों ने इतनी दूरी कवर की है एक साथ, तो वो इस दूरी को भी कवर करेंगे, बैठेंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ड्रॉ करेंगे और एक लीडर छांटेंगे, सब लोग उसके साथ चलेंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी केवल 5 साल हमारा गठबंधन न चले, बल्कि जिस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार, यूपी की सरकार हमने जो है 10 साल चलाई और शानदार तरीके से चलाई, हम इस सरकार को भी आगे ले चलना चाहेंगे। जब तक मैं बूढ़ा नहीं हो जाता हूँ, जब तक डिक्लेयर नहीं कर देता हूँ, तब तक जो है हमारी यूपी की सरकार, हमारी गठबंधन की सरकार रहे। सर, कांग्रेस अगर आती है सत्ता में
तो महिलाओं के लिए कुछ प्लान्स हैं, स्पेशल प्लान्स? हाँ हाँ, सबसे बड़ा प्लान तो ये तो मैं बल्कि सैल्यूट करना चाहूँगा राहुल गांधी जी की। उन्होंने न्याय का आइडिया दिया, और उस आइडिया में जो सबसे वंडरफुल आइडिया है कि महंगाई का बोझ कम हो सके हर परिवार के ऊपर, तो परिवार की जो सबसे सयानी महिला है उसका खाता खोलेंगे और उनके खाते में 1 लाख रुपए डालेंगे। आंगनवाड़ी भोजन माताएं, आशा की बहनें, दूसरी हमारी ग्रामीण महिला शक्ति के प्रतीक हैं, तो हमने कहा कि उनका मानदेय दुगना कर देने का काम करेंगे, और सरकारी विभागों के अंदर 50% महिलाओं के लिए आरक्षण करेंगे। और ये जो विधानसभा में आरक्षण वाला है, हम मोदी जी की तरीके से इसको दूर कहीं जो है जनगणना के साथ नहीं जोड़ेंगे। हम सत्ता में आएंगे 1 साल के अंदर ऐसे वैधानिक प्राविधान करेंगे ताकि महिलाओं को आरक्षण मिल सके। और भी बहुत सारी बातें हैं जो महिलाओं के लिए हम करेंगे। सर, हम आपको तमाम बड़े पदों पर देख चुके हैं, कांग्रेस के अंदर भी आप पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो मेरा सवाल ये है कि सर अब जो है आपकी भूमिका क्या होगी कांग्रेस पार्टी के अंदर आने वाले समय में? देखिए, कुछ लोग ऐसी भूमिका में भी चाहिए जो है प्रोत्साहित करें, और हम अच्छा करने वालों को प्रोत्साहित करेंगे, सामाजिक क्षेत्र में भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी, और अपनी पार्टी के अंदर भी। जो अच्छा करेंगे नौजवान, उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनको बकअप कहेंगे। अपने बेटे से स्टार्ट करेंगे, अपने भतीजे और दूसरे जवान मित्रों तक लेकर के जाएंगे। मतलब वीरेंद्र रावत से लेकर के कन्हैया कुमार तक सबके लिए जो है बकअप करते रहेंगे। अच्छा, लोग क्या करते हैं सर, जो नेता लोग होते हैं तो जो उनकी विपक्षी पार्टी होती है उन पर खूब आरोप लगाते हैं, कभी तारीफ नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई ऐसा नेता है जो आपको अच्छा लगता है कि हाँ यार, आदमी तो अच्छा है लेकिन पार्टी उसकी गलत है? यदि मैं कह दूंगा तो उनको बेचारों का टिकट बड़े बाल बचा है, तो हो सकता है फिर जो है आगे की संभावना है उनको ख़त्म हो जाए। ये सड़क इत्यादि बनाने में जो हमारा एजेंडा था नेशनल हाईवेज़ का, उसको जिस शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ श्री नितिन गडकरी जी ने आगे बढ़ाया, उसकी प्रशंसा उन्होंने राजनीति से हट करके वो किया। ग्राउंड कांग्रेस बना करके गई थी, यूपीए गवर्नमेंट बना करके गई थी, उस पर उन्होंने अमल करने का काम किया। तो हाँ, ही डिजर्व्स प्रेज। सर, कन्हैया कुमार का भी जो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन पर हमला हुआ है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? ये बहुत ऊंची मानसिकता है कि आप हमला कर रहे हैं, और इसके लिए शुरुआत भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष करता है। क्या है टुकड़ा टुकड़ा गैंग? एक जेएनयू के से पढ़ा हुआ विद्यार्थी, और आप उसको जो है एक टुकड़ा टुकड़ा गैंग कह करके क्या शो करना चाहते हैं? एक आइडियोलॉजी है, एक वैचारिक मंच है, तो उस वैचारिक मंच से निकले हुए लोगों को आप जो है देशद्रोही इत्यादि बनाने की कोशिश करते हैं, और उसी से प्रभावित होकर के कुछ लोग जो है कन्हैया कुमार जैसे लोगों पर अटैक करते हैं। तो ये सब व्यवहार बिल्कुल निंदनीय है, और इस तरीके का राजनीति के अंदर वातावरण बनाने के लिए जो राजनीतिक दल जिम्मेदार है, मैं उनको भी कोसना चाहूँगा। ठीक है, तो हमारे साथ हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, तमाम सवाल पूछे, बड़ी बेहतरीन बातचीत हमारी रही। लेकिन आप हमारी बातचीत को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय इसके बारे में बताइएगा, और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।